अध्याय 185। मुझे लगता है कि तुम इस फूल से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। जब आर्यन औषधीय उद्यान में पहुंचा तो उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। इस समय छोटी लोमड़ी यशिका उद्यान में लगे कुछ उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय पौधों को खा रही थी। ये देखकर आर्यन तुरंत यशिका की ओर दौड़ा और उसे औषधीय पौधों से दूर खींच लिया। न्यो 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 न्यो। यशिका ने आर्यन से दूर हटने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि जब आर्यन उसे औषधीय पौधे खाते समय परेशान करता था तो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शरारती लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औषधीय जड़ी बूटियां खाने की? आर्यन ने नन्ही यशिका को डांटा। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि ये लोमड़ी अपनी मर्जी से बाहर आ सकती है। उसने सोचा था कि यशिका केवल तभी बाहर आ सकती है जब आर्यन उसे बुलाए, लेकिन स्पष्ट रूप से यशिका अपनी इच्छा से बाहर आ जा सकती थी। ये आर्यन की सभी औषधीय संपत्तियों के लिए खतरनाक था। आर्यन को यशिका से औषधीय उद्यान की रक्षा करने के लिए तुरंत एक सुरक्षा घेरा लगाना पड़ा। यशिका ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वो आर्यन से नाराज लग रही थी। पति, आप क्या कर रहे हैं? प्रिया और अवनी आर्यन के पास आईं। प्रिया थोड़ा लंगड़ाकर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कल रात आर्यन के अंग के प्रवेश के कारण उसका निचला हिस्सा थोड़ा सूज गया था। मैं एक छोटे से कीट को पकड़ रहा हूं जो मेरे औषधीय उद्यान को खा रहा है, आर्यन ने यशिका को दिखाया। शायद आपने उसे पर्याप्त भोजन नहीं दिया, इसलिए उसने इस बगीचे में चोरी की, अवनी खिलखिलाई। मैं उसे रोजाना पर्याप्त भोजन देता हूं, फिर भी ये छोटा जीव संतुष्ट नहीं है और औषधीय उद्यान में चोरी कर रहा है। पति, आप इतने प्यारे से जीव के लिए इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं? प्रिया ने आर्यन के हाथों से यशिका को ले लिया। प्रिया को प्यारी चीजें पसंद थीं, इसलिए वो यशिका के प्रति बहुत दयालु थी। वो अक्सर यशिका को स्वर्ग के आड़ू या औषधीय पौधे देकर लाड़ प्यार करती थी। मैं कंजूस नहीं हूं, लेकिन औषधीय पौधे शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। अगर मैं इस छोटी लोमड़ी को सब कुछ खाने दूं तो हमारा क्या होगा? आर्यन यशिका को सारे पौधे खत्म नहीं करने दे सकता था। अवनी, क्या परिद्वार में कोई विशेष सुरक्षा घेरा कार्य उपलब्ध है? आर्यन ने विवरण जानने के लिए अवनी से पूछा। बेशक है। यदि सुरक्षा घेरा सक्रिय हो जाता है तो आपके अलावा कोई भी इस औषधीय उद्यान में प्रवेश नहीं कर पाएगा, यहां तक कि आपकी पत्नियां भी नहीं, अवनी ने समझाया। मैं समझ गया, बस उस कार्य को सक्रिय कर दो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ की औषधीय सामग्री इस छोटी लोमड़ी द्वारा समाप्त कर दी जाए, आर्यन ने अवनी को सुरक्षा घेरा लगाने के लिए कहा। अवनी ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत एक पारदर्शी सुरक्षा घेरा ने पूरे औषधीय उद्यान को ढक लिया। यशिका प्रिया की गोद से छूट गई और उसने अपनी पूंछ से सुरक्षा घेरे पर हमला करने की कोशिश की। क्लैंक। यशिका की पूंछ के वार से सुरक्षा घेरा टस से मस नहीं हुआ। ये बहुत मजबूत था, जिसे तोड़ना यशिका के लिए असंभव था। अब समस्या खत्म हुई। आर्यन खुश था कि अंततः उसका औषधीय उद्यान उस शिकारी यशिका से सुरक्षित हो गया। न्यो 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 न्यो। यशिका ने विरोध किया। वो गुस्से में थी क्योंकि उसका पसंदीदा भोजन स्थल बंद कर दिया गया था। शांत हो जाओ, ये तुम्हारे लिए है, प्रिया ने यशिका को एक स्वर्ग का आड़ू देकर समझाने की कोशिश की। वो जानती थी कि यशिका को ये आड़ू बहुत पसंद है। शुरू में यशिका ने मना कर दिया, वो सिर्फ एक फल से मान जाने वाली नहीं थी। ये देखकर कि एक फल से काम नहीं चला, प्रिया ने एक और निकाला। अगर दो हों तो? उसने दोनों हाथों में दो फल दिखाए। यशिका ने तुरंत प्रिया के हाथ से दोनों फल ले लिए। उसे समझना बहुत आसान था। प्रिया ने फल खा रही यशिका के सिर को सहलाया। ओ हाँ पति, आपको परी के लिए कपड़े खरीदने चाहिए। मैंने देखा है कि उसके पास नौकरानी के कपड़ों के केवल 3 सेट ही हैं। उसके पास और कोई कपड़े नहीं हैं। प्रिया ने आर्यन को परी के लिए नए कपड़ों की खरीदारी के लिए कहा। दरअसल प्रिया उसे अपने कुछ कपड़े देना चाहती थी, लेकिन वे परी के लिए बहुत छोटे थे। विशेष रूप से परी के वक्ष प्रिया से बड़े थे। इस कारण प्रिया चाहती थी कि आर्यन परी को नए कपड़ों की खरीदारी के लिए ले जाए। एक और कारण यह था कि दोनों करीब आ सकें। प्रिया को बुरा लगता था जब परी हमेशा घर पर अकेली रहती थी। ठीक है, फिर मैं परी को खरीदारी के लिए ले जाऊंगा। परी ने काफी मेहनत की थी, उसे एक छोटा सा उपहार देना बुरा विचार नहीं था। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जाइए। प्रिया ने आर्यन को परिद्वार से बाहर धकेल दिया। लेकिन वास्तव में आर्यन अभी परिद्वार में और रुकना चाहता था ताकि वो नए खुले शस्त्र भंडार को देख सके। जल्दी कीजिए, परी अभी विला में अकेली है। प्रिया की जिद करने पर आर्यन परिद्वार से बाहर आया और लिविंग रूम में प्रकट हुआ। उसने परी को ढूंढना शुरू किया और उसने सामने वाले आंगन में पाया। जब आर्यन आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि परी फूलों को पानी दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे फूलों जैसे सजावटी पौधों का बहुत शौक है। वो उसके पास गया। किसी के आने की आहट सुनकर परी तुरंत मुड़ी। आर्यन भैया, आप जाग गए? उसने मुस्कुराकर स्वागत किया। हाँ, मैं बस अभी उठा हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं इन फूलों की सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। मीनल दीदी द्वारा लगाए गए फूल बहुत सुंदर हैं। जब मैं गांव में रहती थी तब भी मैंने इतने सुंदर फूल नहीं देखे थे। परी इन फूलों की प्रशंसा कर रही थी। अगर आर्यन गलत नहीं था तो ये फूल परी द्वार के फूलों जैसे ही थे। ऐसा लग रहा था कि मीनल ने इन्हें वहां से लाकर यहाँ आंगन में लगा दिया था। हाँ, ये तुम सही कह रही हो, ये फूल सुंदर हैं, लेकिन मेरी राय में इन फूलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम हो, आर्यन ने सच कहा। आर्यन की बात सुनकर परी का चेहरा लाल हो गया। किसी कारण से उसे आर्यन वाला प्रशंसा पाना बहुत अच्छा लगा। वो उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आर्यन भैया, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। परी ने बहाना बनाकर भागने की कोशिश की। जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। आर्यन ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। अध्याय 186 परी के लिए कपड़े खरीदना। आर्यन ने परी को खींचकर कार गैरेज की ओर ले गया। आर्यन भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? परी ने शर्माते हुए पूछा कि आर्यन उसे कहाँ ले जा रहा है। तुम बस मेरे साथ चलो। आर्यन परी को कार गैरेज तक ले जाता रहा। कार में बैठो। गैरेज में पहुंचने के बाद आर्यन ने परी को तुरंत कार में बैठने के लिए कहा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि परी कार में बैठ गई है, आर्यन भी अंदर बैठ गया। आर्यन ने तुरंत अपनी कार बाजार के केंद्र की ओर चला दी। परी ने केवल अपना सिर झुकाए रखने की हिम्मत की। वो आर्यन के साथ अकेले होने पर शर्मिंदा महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद आर्यन खरीदारी केंद्र शॉपिंग सेंटर के पास पहुंचा। यहाँ विभिन्न ब्रांडों और विभिन्न कीमतों की कपड़ों की बहुत सारी दुकानें थीं। परी ने आर्यन की बाह पकड़ ली। वो ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह की अभ्यस्त नहीं थी। इसके अलावा बहुत से लोग परी को घूर रहे थे। शायद परी की नौकरानी वाली पोशाक हर किसी के देखने के लिए बहुत अजीब और ध्यान खींचने वाली थी। चलो सबसे अच्छी कपड़ों की दुकान ढूंढते हैं। आर्यन परी को इस जगह की सबसे अच्छी कपड़ों की दुकान की तलाश में ले गया। परी ने सोचा कि आर्यन चाहता है कि वो कपड़े खरीदने में उसका साथ दे। घूमने के बाद अंततः आर्यन को एक कपड़ों की दुकान मिली जिसका ब्रांड नाम काफी प्रसिद्ध था। स्वागत है सर और मिस, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? जब आर्यन ने प्रवेश किया तो दरवाजे पर मौजूद महिला कर्मचारी ने उसका स्वागत किया। पहले तो महिला कर्मचारी बहुत खुश थीं कि एक हैंडसम पुरुष इस दुकान में आया है, लेकिन एक सुंदर और प्यारी महिला को बगल में देखकर उन महिला कर्मचारियों को लगा कि उनके पास आर्यन को पाने का कोई मौका नहीं है। कृपया इस पर जचने वाले कपड़े ढूंढने में मेरी मदद करें। आर्यन ने परी को आगे खींचा ताकि महिला कर्मचारियां उसे देख सकें। परी ये सुनकर हैरान रह गई कि आर्यन उसके लिए कपड़े ढूंढना चाहता था। महिला कर्मचारियों ने देखा कि परी एक गुड़िया की तरह बहुत प्यारी है। उस पर सभी कपड़े निश्चित रूप से अच्छे लगेंगे। ठीक है, मुझे इसके लिए सबसे अच्छे कपड़े ढूंढने दें। महिला कर्मचारी परी को ड्रेसिंग रूम में ले जाने के लिए बहुत उतावली थी। आर्यन भैया, परी ने आर्यन को पुकारा। उसे लगा जैसे उस महिला कर्मचारी ने उसका अपहरण कर लिया हो। आर्यन परी के व्यवहार पर मुस्कुराया। शांत हो जाओ, उसे तुम्हारे लिए कुछ उपयुक्त कपड़े चुनने दो। आर्यन ने परी को महिला कर्मचारियों के साथ सहयोग करने के लिए मनाने की कोशिश की। यहाँ की सेवा बहुत अच्छी है। जब आर्यन परी के कपड़े बदलने का इंतजार कर रहा था तो वहाँ के कर्मचारियों ने उसे गर्म चाय दी। 5 मिनट बाद परी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। भुप! आर्यन ने जो चाय पी थी वो सब बाहर छिड़क दी। आर्यन परी को देखकर हैरान रह गया। इस समय परी ने एक सफ़ेद दुल्हन की पोशाक पहनी थी जो बहुत सुंदर लग रही थी, और उसके शर्मीले भाव उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। वाह, कितनी प्यारी और सुंदर है। कुछ महिला कर्मचारियों ने परी की फोटो ले ली, जिससे परी का चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि ये कर्मचारी परी के भोलेपन और मासूमियत के साथ खेल रहे हैं। यहाँ आओ, अपने बॉयफ्रेंड को अपनी वर्तमान शक्ल देखने दो। महिला कर्मचारी ने परी को आर्यन की ओर आने का निमंत्रण दिया। मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। परी ने उस महिला कर्मचारी की बात का खंडन करने की कोशिश की, लेकिन परी के उस शर्मीले अंदाज ने महिला कर्मचारी को और भी यकीन दिला दिया कि परी आर्यन की गर्लफ्रेंड ही थी। सर, क्या आपको हमारे द्वारा चुने गए कपड़े पसंद आए? देखिए, आपकी महिला मित्र दुल्हन की पोशाक पहने हुए कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। महिला कर्मचारी परी की सुंदरता दिखाना चाहती थी। हाँ, वो बहुत सुंदर और प्यारी है, लेकिन क्या आप उसे ऐसे कपड़े दे सकती हैं जो थोड़े सामान्य दिखें? आर्यन ने महिला कर्मचारी से परी को सामान्य कपड़े देने के लिए कहा। परी वापस ड्रेसिंग रूम में भाग गई। वो इन कपड़ों को पहनकर शर्मिंदा होना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास इतनी प्यारी और सुंदर गर्लफ्रेंड है। उस पर हर तरह के कपड़े जचेंगे। महिला कर्मचारी कुछ और कपड़े चुनने के लिए परी के पास वापस गई। अंत में परी बाहर आई। इस बार उसने घुटनों तक की स्कर्ट और चमकीले सजावट वाले ऊपरी कपड़े पहने थे जो काफी फैशनेबल थे। इन कपड़ों में परी बहुत जच रही थी। आर्यन को कुछ न कहते देख परी ने तुरंत पूछा, आर्यन भैया, मैं कैसी दिख रही हूँ? क्या ये मुझ पर अजीब लग रहा है? ये पहली बार था जब परी ने इतने फैशनेबल और महंगे कपड़े पहने थे। आमतौर पर वो केवल सामान्य और थोड़े घिसे पिटे कपड़े ही पहनती थी।
तुम बहुत सुंदर हो, खुद को देखो। आर्यन परी को दुकान के बड़े शीशे के पास ले गया। उस बड़े शीशे में परी खुद को और स्पष्ट रूप से देख सकती थी। परी ने शीशे में देखा, उस समय आर्यन उसे पीछे से गले लगाए हुए था। परी का चेहरा फिर से लाल हो गया। सर, कैसा है? क्या आपको ये पसंद आया? महिला कर्मचारी ने तुरंत आर्यन से पूछा कि क्या उसका चुना हुआ मेल परी के लिए सही है। हाँ, मुझे ये पसंद है, हम इसे लेंगे। आर्यन को परी के सामान्य कपड़ों में दिखना पसंद आया। हालांकि जब पुरुषों की पसंद की बात आती है तो मेड आउटफिट ही सबसे अच्छा था। सर, क्या आप सिर्फ यही खरीदेंगे या अभी कुछ और भी आजमाना चाहती हैं? महिला कर्मचारी ने पूछा। नहीं, इतना काफ़ी है, परी ने जवाब दिया। ये पोशाक पहले से ही बहुत महंगी थी। परी ने पोशाक पर लगे मूल्य टैग को देखा। ये लगभग $10,000 यानी लगभग 8,50,000 रुपए का था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक जोड़ी कपड़े इतने महंगे हो सकते हैं। मैं कुछ और भी खरीदूंगा, इसलिए कृपया इस दुकान में जो सबसे अच्छा हो उसे चुनें। आर्यन अभी भी परी के लिए कुछ और कपड़े खरीदना चाहता था। आर्यन भैया, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। परी नहीं चाहती थी कि आर्यन बहुत महंगे कपड़े खरीदे। परी के लिए आर्यन के घर में स्वीकार किया जाना ही एक आशीर्वाद था। वो कपड़ों के लिए आर्यन को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये तुम्हें उपहार के रूप में दे रहा हूँ क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इसे मना मत करो। आर्यन ने परी के सिर को सहलाया। परी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यन के स्पर्श को अनुभव किया। अब कर्मचारियों के साथ सहयोग करो ताकि हम जल्दी घर जा सकें, आर्यन ने परी से कहा। परी ने सिर हिलाया और वो कर्मचारियों के साथ कुछ और कपड़े आजमाने चली गई। 1 घंटे के भीतर परी ने दर्जनों कपड़े आजमाए जो सभी उस पर बहुत अच्छे लग रहे थे। बेशक आर्यन ने ये सभी कपड़े खरीद लिए। आर्यन ने इन सभी कपड़ों पर लगभग $3 लाख यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। महिला कर्मचारी भी आर्यन की मदद करके बहुत खुश थी। इस तरह उसे बहुत सारा बोनस मिलने वाला था। सभी कपड़ों का भुगतान करने के बाद आर्यन परी के साथ भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने निकला। परी ज़्यादा कुछ नहीं पूछती थी। जब तक खाना खाने योग्य और स्वादिष्ट हो, उसे स्थान से कोई समस्या नहीं थी। अध्याय 187 शत्रुओं द्वारा घेराव। आर्यन परी को पास के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ले गया। हालांकि ये बहुत आलीशान नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि परी को यहाँ का खाना बहुत पसंद आ रहा था। खाना खरीद रहे कुछ लोग बीच बीच में आर्यन और परी की ओर देख रहे थे। एक सुंदर युवक और एक खूबसूरत महिला निश्चित रूप से जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। परी ने इन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो आर्यन के साथ भोजन का आनंद ले रही थी। आर्यन परी को खाते हुए देखकर खुश था। वो उस बच्चे की तरह लग रही थी जिसे स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। इतनी जल्दी मत करो, देखो तुम्हारे गाल पर सॉस का दाग लग गया है। आर्यन ने परी के गाल से सॉस का दाग पोंछ दिया। परी बहुत शर्मा गई। वो खाने का इतना आनंद ले रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके गाल पर दाग लग गया है। जब आर्यन और परी मज़े से खाना खा रहे थे, तब एक पेड़ के कोने में एक कागजी पक्षी आर्यन की गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। इस जादुई पक्षी ने आर्यन का ठिकाना ढूंढ लिया था और परिणाम की सूचना देने के लिए अपने स्वामी के पास वापस लौट गया था। खाना खत्म करने के बाद आर्यन ने तुरंत परी को वापस विला चलने के लिए कहा। विला के रास्ते में सड़क बहुत शांत थी और वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। इस अजीब शांति को देखते हुए आर्यन कार चलाता रहा। कुछ ही क्षणों बाद सामने सड़क के बीचों बीच 2 लोग खड़े थे। उन दोनों की पीठ पर तलवारें लटकी थीं और वे कोई खिलौना नहीं बल्कि असली तलवारें थीं। आर्यन को संदेह हुआ कि ये वर्धन परिवार द्वारा भेजा गया कोई हत्यारा हो सकता है, क्योंकि उसे लगा कि उसके दुश्मन केवल उसी परिवार से हैं। उसे लगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु का बदला लेने के लिए वर्धन परिवार ने किसी को भेजा है। वास्तव में जब वो रेस्टोरेंट में था तभी उसे महसूस हो गया था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वे इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। आर्यन ने इन 2 लोगों से कुछ मीटर पहले ही कार रोक दी। परी, तुम यहीं रुको, मुझे इन 2 लोगों से निपटने दो। आर्यन ने परी से कहा कि वो डरे नहीं और कार के अंदर ही रहे। आर्यन भैया, सावधान रहिएगा। परी चाहती थी कि वो इन लोगों से निपटते समय सतर्क रहे। आर्यन ने सिर हिलाया। वो कार से बाहर निकला और उन दोनों के पास पहुंचा। परी अभी भी उन तलवारधारियों को देखकर डरी हुई थी। आर्यन का रास्ता रोकने वाले ये 2 लोग शौकिरण और विजय थे। आर्यन का स्थान पता चलते ही शौकिरण अपने भतीजे विराज का हिसाब चुकता करने आ गया था। आर्यन को कार से बाहर निकलते देख शौकिरण ने तुरंत कहा, तो तुम ही आर्यन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजे को पीटने की? वो कौन है? मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को नहीं जानता। ये देखकर कि ये वर्धन परिवार के हत्यारे नहीं हैं, आर्यन को हैरानी हुई कि ये कौन है। तुम अभी भी बचने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम वही नहीं हो जिसने कल विराज को पीटा था? शौकिरण ने साफ कर दिया कि वो किसका चाचा है।
ओह, तो तुम्हारा विराज से रिश्ता है? वेल, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुसीबत ढूंढ रहे हो? आर्यन को उन लोगों से निपटने में कोई आपत्ति नहीं थी जो जानबूझकर उससे उलझना चाहते थे। इसके अलावा उनमें से एक केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के शुरुआती चरण में था और दूसरा उसके शिखर चरण पर था। तुम युवक काफी अहंकारी हो। मुझे तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाने दो जिससे तुम्हें अपनी सीमाओं का पता चल जाए। शौकिरण ने आर्यन पर हमला करने का इरादा किया। शौकिरण तुरंत आर्यन की ओर बढ़ा और उसने उसकी छाती पर वार करने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। आर्यन खुद पर वार कैसे होने देता? उसने पहले ही शौकिरण के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। बैम! शौकिरण दसियों मीटर दूर जा गिरा। वो डामर की सड़क पर गिर गया। उसके मुंह से काफी खून बह रहा था और आर्यन का मुक्का खाने के बाद उसके आधे दांत टूट गए थे। विजय आर्यन की ताकत देखकर काफी हैरान था। वो अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए तुरंत पीछे हट गया। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर वार करने की? शौकिरण ने सड़क से उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में आर्यन के लिए गहरी नफरत और जान से मारने का इरादा था। शौकिरण ने अपनी पीठ से एक तलवार निकाली और दूसरी को आसमान में उछाल दिया। ये स्पष्ट था कि ये एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तकनीक थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ नीच बालक, खून से लथपथ मुंह के साथ शौकिरण ने गरजते हुए कहा। आर्यन ने स्टेप 9 शैडो तकनीक का उपयोग किया और पलक झपकते ही शौकिरण के बगल में पहुंच गया। ब्रेकिंग मीटियोर ब्लो, बैम! आर्यन ने शौकिरण को जोर से पटका, जिससे सड़क पर एक गड्ढा बन गया। ये प्रहार पहले वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि शौकिरण जीवित बच सकता था, लेकिन अब वो कभी भी एक साधक नहीं बन पाएगा। आर्यन के हमले से वो तुरंत बेहोश हो गया। विजय आर्यन की गति को भी देख नहीं पाया था। उसने देखा कि उसका साथी हार चुका है, इसलिए उसने तुरंत अपनी पीठ पर मौजूद 3 उड़ती तलवारों से हमला किया। वो आर्यन के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को काटना चाहता था। आर्यन ने अपने नंगे हाथों से इन तलवारों के वारों को रोका। खनंक खनंक खनंक। आर्यन के हाथ और तलवार के बीच की टक्कर ऐसी लग रही थी जैसे लोहा लोहे से टकरा रहा हो। विजय ये देखकर दंग रह गया कि आर्यन ने उसके हमलों को कैसे नाकाम कर दिया। उसने आर्यन की साधना महसूस की थी। भले ही इस व्यक्ति की शक्ति केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे चरण में थी, फिर भी वो इसके हमलों को इतनी आसानी से कैसे रोक पा रहा था? आर्यन ने विजय की तीनों तलवारों को पकड़ लिया और उन्हें भींचना शुरू कर दिया। कड़क कड़क कड़क। विजय की तीनों उड़ती तलवारें आर्यन के हाथों में टुकड़े टुकड़े में बिखर गईं। विजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जानता था कि उसकी तलवारें कितनी मजबूत थीं। अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे चरण का कोई भी व्यक्ति उन्हें इतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकता था। तुम आखिर हो कौन? विजय ने पूछा। तुम्हें अपने साथी से सुना ही होगा। मैं आर्यन हूं। मेरा नाम अच्छी तरह याद रखना। ठीक है आर्यन, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास थोड़ा कौशल है, लेकिन मैं अभी तक तुमसे सीरियसली नहीं लड़ रहा था। अगर मैं सीरियस होता तो तुम अब तक मर चुके होते। सच में? तो अपनी असली क्षमता दिखाओ। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि तुम्हारी डींग मारने की क्षमता कितनी महान है। क्या ये वास्तव में तुम्हारे भाषण की तरह अच्छी है या सिर्फ मुझे डराने का एक नाटक? आर्यन हंसा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की? आर्यन को चुनौती देखते विजय चुप नहीं रहा। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और एक विशेष मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र खत्म होते ही विजय के हिर के ऊपर हवा की 4 ग्रीन विंड ब्लेड्स प्रकट हुईं। लोहे की तलवार के विपरीत ये चारों तलवारें विजय की आंतरिक ऊर्जा से बनी थीं। अध्याय 188 हेवनली स्काई स्वॉर्ड। देखते हैं कि क्या तुम मेरी हेवनली स्काई स्वॉर्ड तकनीक का सामना कर सकते हो। विजय ने आर्यन पर हमला करने के लिए इस हवा की तलवार को नियंत्रित किया। हेवनली स्काई स्वॉर्ड के 7 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण एक हवा की तलवार का प्रतिनिधित्व करता है जिसे बनाया जा सकता है। चूंकि विजय 4 तलवारें बना सकता था, इसलिए उसकी ये तकनीक पहले से ही चौथे चरण में थी। विजय की हवा की तलवारें बहुत तेज गति से आर्यन की ओर बढ़ीं। स्लैश 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 स्लैश। इन हवा की तलवारों ने आर्यन के शरीर पर प्रहार किया। जब उड़ती हुई तलवारों ने आर्यन को काटा तो वो बस स्थिर खड़ा रहा। जब ये तलवारें उस पर हमला कर रही थीं तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। विजय को महसूस हुआ कि आर्यन का शरीर बहुत कठोर था। वास्तव में ये स्टील से भी कहीं अधिक कठोर था, क्योंकि हेवनली स्काई स्वॉर्ड तकनीक से विजय आसानी से स्टील के 2 टुकड़े कर सकता था, लेकिन वो आर्यन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही क्षमता है? अगर सिर्फ इतना ही है तो तुमने मुझे निराश किया है। आर्यन ने अपने शरीर को ऐसे झाड़ा जैसे धूल साफ कर रहा हो। आर्यन ने जो किया वो विजय के लिए एक घोर अपमान था। शाइनिंग स्लैश। विजय की उड़ती तलवारों ने एक साथ वार किया
और रोशनी की एक लहर आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उस रोशनी की लहर को आसानी से मोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? विजय ये देखकर बहुत हैरान था कि उसकी सबसे खास तकनीक को आर्यन ने इतनी आसानी से विफल कर दिया। ये जानना जरूरी है कि हेवनली स्काई स्वॉर्ड के चौथे चरण तक पहुंचने के लिए विजय ने 7 दशकों तक अभ्यास किया था। उसका सारा समय इसी तकनीक को सीखने में बीता था। आज उसने अपने से काफी कम उम्र के किसी व्यक्ति को देखा जो बहुत आसानी से उसकी शाइनिंग स्लैश तकनीक को रोक रहा था। चूंकि तुम तलवारों से काटना खेलना चाहते हो, तो मेरे पास भी एक उड़ती तलवार तकनीक है। 1,00,000 अग्नि तलवारें। आर्यन ने अपनी तकनीक छोड़ दी। आर्यन के चारों ओर 100 अग्नि तलवारें प्रकट हो गईं। आर्यन के चारों ओर 100 अग्नि तलवारें देखकर विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी किसी को इतनी सारी आंतरिक ऊर्जा से बनी तलवारें छोड़ते हुए नहीं देखा था। यहां तक कि संप्रदाय के वे मुखिया जिन्होंने हेवनली स्काई स्वॉर्ड को छठे स्तर तक पहुंचाया है, वे भी केवल 6 तलवारें ही बना सकते हैं। विजय के लिए ये कर पाना असंभव बात थी। आर्यन ने अपनी केवल एक तलवार से विजय की चारों हवा की तलवारों को नष्ट कर दिया। स्लैश स्लैश। विजय की हवा की तलवारें आसानी से नष्ट हो गईं। विजय के मुंह से खून निकल आया, क्योंकि उसकी तकनीक आर्यन द्वारा तोड़ दी गई थी। उसकी अपनी गहरी ऊर्जा उसके विरुद्ध हो गई, जिससे उसके आंतरिक अंग घायल हो गए। वास्तव में तुम किस तरह के राक्षस हो? विजय अपना सीना पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जो शांति से प्यार करता है। अगर कोई मेरे जीवन में खलल डालने की हिम्मत करता है तो उनका अंत अच्छा नहीं होता। आर्यन का सिद्धांत बहुत सरल था। जब तक कोई उससे उलझता नहीं, वो भी किसी को परेशान नहीं करता। मैं 7th स्वॉर्ड संप्रदाय का शिष्य हूं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरा संप्रदाय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये देखते हुए कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, विजय ने आर्यन को डराने के लिए अपने संप्रदाय की प्रसिद्धि का सहारा लिया। ओह, तो तुम 4 बड़े संप्रदायों में से एक से आते हो। तुम बहुत अहंकारी होने के लायक हो। पता चला कि तुम्हारे पास काफी मजबूत समर्थक हैं। आर्यन को आखिरकार पता चल गया कि ये दोनों 7th स्वॉर्ड संप्रदाय से थे। क्यों, हमारे संप्रदाय का नाम सुनकर डर गए? हमारे संप्रदाय के लिए तुम बस एक छोटी सी चींटी हो। ये सोचकर कि आर्यन संप्रदाय के नाम से डर गया है, विजय को लगा कि अब वो सुरक्षित है। डर? छोटी चींटी? तुमने मुझे हंसा दिया। आर्यन विजय पर हंसा। इस व्यक्ति को लगता था कि उसके पीछे एक बड़ा संप्रदाय है, इसीलिए वो जो चाहे कर सकता है। यदि विजय किसी और साधक से मिला होता तो वो निश्चित रूप से डर जाता, लेकिन उसका पाला आर्यन से पड़ा था। आर्यन के लिए 7th स्वॉर्ड संप्रदाय कोई गंभीर खतरा नहीं था। विजय इस बात पर उलझन में था कि ये व्यक्ति हंस क्यों रहा है। 7th स्वॉर्ड संप्रदाय का नाम सुनने वाला हर साधक तुरंत सम्मान से व्यवहार करने लगता है। ये संप्रदाय 4 बड़े संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली होने के लिए प्रसिद्ध है। नश्वर दुनिया में यह संप्रदाय शक्ति की सूची में पहले स्थान पर आता है। उसके बाद चेरी ब्लॉसम संप्रदाय, फिर फ्रोजन आइस संप्रदाय और अंत में फायर वैली संप्रदाय आता है। आर्यन विजय की ओर बढ़ा। उसकी 100 उड़ती तलवारें विजय पर निशाना साधे हुए थीं। रुको, अगर मेरे मास्टर वापस आए और उन्हें पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो वे तुमसे जरूर बदला लेंगे। पहली धमकी को काम न करते देख विजय ने दूसरा रास्ता अपनाया। तो तुम्हारे मास्टर अभी कहाँ हैं? उन्हें मदद के लिए अभी क्यों नहीं बुलाते? आर्यन ने मजाक के अंदाज में पूछा। जब वो संप्रदाय से नहीं डरा तो वो विजय के मास्टर से क्यों डरेगा? मेरे मास्टर अभी 4 बड़े संप्रदायों की बैठक में हैं। जब वे लौटेंगे तो वे निश्चित रूप से हमें ढूंढ लेंगे और हमारे हत्यारे को आसानी से पकड़ लेंगे। विजय ने चेतावनी दी। 4 बड़े संप्रदायों की बैठक? आर्यन बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि ये प्राचीन विरासत स्थल की खोज की समस्या के बारे में था। अगर उसे सही याद है तो बैठक होने में अभी कुछ दिन बाकी होने चाहिए थे। ऐसा लगता है कि सुनील की जानकारी बहुत सटीक नहीं है। अगर ये सच है कि 4 बड़े संप्रदाय प्राचीन विरासत की खोज करने का इरादा करते हैं तो निश्चित रूप से आर्यन को भी वहां जाना होगा। क्या पता उसे वहां कुछ कीमती चीजें मिल जाएं? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आर्यन ने अपनी 1,00,000 अग्नि तलवारें तकनीक वापस ले ली। विजय को राहत मिली कि आर्यन धमकी से डर गया। लेकिन मैं तुम्हारी युद्ध कला को खत्म कर दूंगा। आर्यन की उंगलियों से आग की एक छोटी सी चिंगारी निकली और उसने उसे विजय के माथे पर दाग दिया। विजय पीछे हटने की कोशिश करने लगा। वो अपनी साधना खोने से बेहतर मरना चाहता था। आग विजय के शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी गहरी नसों को जलाने लगी। आह! विजय दर्द से भेड़िए की तरह कराहा। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चेतना लुप्त होने लगी थी।
इन दोनों की साधना नष्ट करने के बाद आर्यन अपनी कार की ओर लौट आया। उसे इन दोनों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि संप्रदाय के लिए अपंग लोग बेकार होते हैं। भले ही ये वापस लौटें, इन्हें संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। देर से आने के लिए माफी चाहता हूं, आर्यन ने परी से माफी मांगी, क्योंकि सेवेंथ स्वॉर्ड संप्रदाय के 2 शिष्यों से लड़ने में काफी समय लग गया था। आर्यन भैया, क्या वो कोई जादू था? परी ने वो युद्ध देखा था और उसे वो किसी जादुई तमाशे जैसा लग रहा था। हाँ, तुम सही कह रही हो, वो एक जादू का खेल था। चलो अब घर चलते हैं। आर्यन ने बहुत आसानी से परी को अपनी बातों में उलझा लिया। अध्याय 189, चेरी ब्लॉसम संप्रदाय और फायर वैली संप्रदाय। विला वापस आने के बाद परी खरीदारी के बैग अपने कमरे में ले गई। आर्यन ने प्राचीन विरासत स्थल यानी एंशिएंट हेरिटेज साइट का मानचित्र उठाया। सुनील द्वारा दिया गया मानचित्र बहुत स्पष्ट नहीं था, इसलिए आर्यन ने उस मानचित्र की छवि को अपने दिमाग में अच्छी तरह से याद कर लिया। जब मानचित्र की छवि उसके दिमाग में सुरक्षित हो गई, तो आर्यन तुरंत प्राचीन विरासत के स्थान की ओर उड़ चला। वहां की यात्रा काफी लंबी थी। आर्यन को प्राचीन विरासत स्थल तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 घंटे की आवश्यकता थी। उसे मिले मानचित्र के चित्रों के अनुसार प्राचीन विरासत का स्थान एक दूर दराज के इलाके में था, जहां उस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक गांव स्थित था। आर्यन ने इस गांव के चारों ओर एक नज़र डालने का फैसला किया। संभवतः यहीं पर चारों बड़े संप्रदायों के साधक कुछ समय के लिए मिलने वाले थे। आर्यन ने एक काला लबादा और बांस की टोपी ली और उसे पहन लिया। ये उसकी पहचान छिपाने के लिए था। जब उसकी पहचान छिप गई तो आर्यन गांव में दाखिल हुआ। गांव अभी भी काफी पिछड़ा हुआ था। यहां बिजली या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं थे। बिजली अभी तक इस गांव में नहीं पहुंची थी। इस गांव का स्थान इतना कठिन था कि परिवहन के साधन भी यहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस गांव में समुदाय अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करता था, हालांकि कुछ लोग डॉलर स्वीकार करने के लिए भी तैयार थे। आर्यन ने एक गांव के स्थानीय निवासी को रोका। क्षमा करें, क्या मैं जान सकता हूं कि इस गांव में सराय कहाँ है? आर्यन ने पूछा। आप बस सीधे जाएं और दाएं मुड़ें, वहां एक बड़ी इमारत होगी। ये हमारे गांव में ठहरने का एकमात्र स्थान है। ग्रामीण ने बहुत दयालुता से उस स्थान के बारे में बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आर्यन ने आभार व्यक्त किया। आर्यन उसी स्थान पर गया जो ग्रामीण ने उसे बताया था। बताए गए निर्देशों का पालन करने के बाद आर्यन एक लकड़ी की इमारत पर पहुंचा, जो काफी बड़ी और राजसी थी। इस इमारत में 3 मंजिलें थीं। ऐसा लगता था कि निचली मंजिल मेहमानों के स्वागत के लिए थी, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल का उपयोग कमरों के लिए किया जाता था। आर्यन तुरंत इस सराय में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सभी लोग जो भोजन कर रहे थे तुरंत उसकी ओर देखने लगे। आर्यन दर्जनों लोगों को देख सकता था जो उसे घूर रहे थे। उसे घूरने वाले लगभग 90% लोग साधक थे, जिनकी साधना अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के शुरुआती स्तर से लेकर स्काई प्रोफाउंड रेल्म के शिखर तक थी। इस स्थान पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी साधना अर्थ प्रोफाउंड रेल्म से नीचे हो। ये देखा जा सकता था कि यहाँ मौजूद साधक अपने संप्रदायों के सबसे शक्तिशाली लोग थे। ये देखकर कि आर्यन वो व्यक्ति नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना ध्यान उसकी ओर से हटा लिया। इन लोगों के लिए आर्यन ध्यान देने योग्य कुछ नहीं था। यहाँ के साधकों ने भी अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए बांस की टोपी का उपयोग किया था। आर्यन ने बैठने के लिए जगह ढूंढी, उसने कुछ खाने पीने का ऑर्डर दिया और अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिलने लगा। उसने चारों ओर देखा। यहाँ 2 समूह ऐसे थे जिनमें स्काई प्रोफाउंड रेल्म के शिखर स्तर के साधक थे। पहले समूह में अग्नि जैसी लाल पोशाक पहने 7 पुरुष थे। दूसरे समूह में 5 सुंदर महिलाएं और 1 पुरुष था। इस दूसरे समूह ने सफेद और गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। इन महिलाओं का शरीर बहुत परिपक्व और आकर्षक था, जो किसी पके हुए फल की तरह लग रहा था। उनके विशेष आकर्षण ने कई पुरुष साधकों को उनकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। दुर्भाग्य से इन 5 महिलाओं द्वारा पहनी गई बांस की टोपी में एक कपड़ा लगा था, जो उनके चेहरों को ढके हुए था, जिससे बाहरी लोग उन्हें नहीं देख पा रहे थे। इन दोनों समूहों में ऐसे साधक भरे थे जो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के शिखर चरण पर थे। आर्यन ने इन दोनों समूहों की पहचान का अंदाजा लगाना शुरू किया। दोनों निश्चित रूप से 4 बड़े संप्रदायों से आए होंगे। मित्र, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? जब आर्यन इन लोगों का विश्लेषण कर रहा था, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति उसके पास आया। ये व्यक्ति अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के शिखर चरण पर था। कृपया बैठिए। आर्यन ने इस व्यक्ति को बैठने का निमंत्रण दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। वो व्यक्ति आर्यन के सामने बैठ गया।
आर्यन फिर से उन दो समूहों को देखने लगा जिनके पास सबसे अधिक शक्ति थी। वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी आर्यन की नजरों का पीछा करने लगा। क्या आप उन दो समूहों को देख रहे हैं जो बड़े संप्रदायों से संबंधित हैं? उस व्यक्ति ने आर्यन से धीमी आवाज में पूछा ताकि बड़े संप्रदाय के लोग उन्हें सुन न सकें। चाचा, क्या आप जानते हैं कि ये दोनों संप्रदाय कहां से आए हैं? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। चुप रहो, इतना शोर मत मचाओ। अगर दोनों संप्रदायों ने हमें सुन लिया तो वे निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। उस व्यक्ति ने आर्यन को चेतावनी दी। कोई भी बड़े संप्रदायों को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये मौत को दावत देने जैसा था। थोड़ा पास आओ, मैं तुम्हें इन दोनों बड़े संप्रदायों के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। लाल कपड़े वाला समूह फायर वैली संप्रदाय से आया है, जबकि गुलाबी सफेद कपड़े वाला समूह चेरी ब्लॉसम संप्रदाय से है। उस व्यक्ति ने उनके नाम बताए। आर्यन ने सिर हिलाया। तो आपके हिसाब से इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? मैं इस बारे में नहीं जानता, केवल संप्रदाय ही जानते हैं कि उनकी शक्ति कितनी महान है। उस व्यक्ति ने सहजता से उत्तर दिया। क्या संप्रदायों की शक्ति की कोई रैंकिंग नहीं होती? आर्यन को याद आया कि ली सुनहे ने उसे रैंकिंग के बारे में बताया था। आपका मतलब संप्रदाय शक्ति रैंकिंग से है? वो रैंकिंग हर 30 साल में एक बार युवा पीढ़ी के बीच होने वाली लड़ाई से तय होती है। मैं समझ गया। आर्यन को समझ आया कि उसे मिली जानकारी को समझने में उसने थोड़ी गलती की थी। फायर वैली संप्रदाय वो है जो अग्नि तकनीकों का अभ्यास करता है। ये संप्रदाय एल्केमी में बहुत माहिर है, इसलिए ये तीनों अन्य संप्रदायों की आवश्यकता होती है। वे अन्य संप्रदायों के लिए गोलियां बनाने से बहुत लाभ कमाते हैं। यदि आप उन्हें सही कीमत चुकाते हैं तो वे आपके लिए भी गोलियां बना देंगे। उस व्यक्ति ने समझाया। आर्यन ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। जहां तक चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की बात है, वे दोहरी साधना तकनीकों का अभ्यास करते हैं। इस संप्रदाय को पुरुषों के लिए स्वर्ग भी कहा जा सकता है। वहां कई महिला छात्राएं हैं जो बहुत सुंदर और आकर्षक शरीर वाली हैं। वे बिस्तर पर बहुत कुशल होती हैं। उनकी कामुक क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चेरी ब्लॉसम संप्रदाय के बारे में बताते समय वो व्यक्ति बहुत उत्साहित लग रहा था। आर्यन मुस्कुराया। क्या आप पहले कभी चेरी ब्लॉसम संप्रदाय गए हैं? हाँ, मैं एक बार वहां गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 साल पहले, जब मैं जवान था। आपने वहां क्या किया? बेशक, एक सुंदर कुमारी स्त्री को पाने के लिए। कुमारी स्त्री? क्या आपने ये नहीं कहा कि वे एक दोहरी साधना संप्रदाय हैं? फिर उस संप्रदाय में कुमारी लड़कियां कैसे हो सकती हैं जो इस तकनीक का अभ्यास करती हैं? आर्यन उसकी बातों से भ्रमित हो रहा था। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है ना? चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। उस व्यक्ति ने लंबी सांस ली, क्योंकि आर्यन को 4 बड़े संप्रदायों के बारे में जानकारी नहीं थी। अध्याय 190 फ्रोजनाइज संप्रदाय का आगमन। हर 20 साल में चेरी ब्लॉसम संप्रदाय उन सुंदर महिलाओं का बिल जीतने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करता है जो अभी भी कुंवारी हैं। इन महिलाओं को संप्रदाय द्वारा बहुत अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। न केवल उनके चेहरे सुंदर और आकर्षक होते हैं, बल्कि उन सभी को पुरुषों को संतुष्ट करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आमतौर पर चेरी ब्लॉसम संप्रदाय इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई युवा मास्टरों या प्रभावशाली लोगों को आमंत्रित करता है। जिसका भी बैकग्राउंड बड़ा है वो इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आर्यन को चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की परंपराओं के बारे में समझाया। इस तरह का काम करने के पीछे चेरी ब्लॉसम संप्रदाय का क्या उद्देश्य है? आर्यन ये जानना चाहता था कि संप्रदाय ऐसे आयोजनों का समर्थन क्यों करता है। बेशक, चेरी ब्लॉसम संप्रदाय के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। कल्पना कीजिए कि यदि इस संप्रदाय की छात्राएं किसी अमीर व्यक्ति से शादी करती हैं तो उनके संप्रदाय को लाभ होगा। संप्रदाय को बिना कुछ किए धन मिल सकता है और अमीर व्यक्ति से शादी करने वाली छात्राओं का भविष्य भी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाता है। उस व्यक्ति ने बताया कि कैसे चेरी ब्लॉसम एक बड़ा संप्रदाय बन गया। चेरी ब्लॉसम संप्रदाय का तरीका काफी चतुर कहा जा सकता है। वे अमीर परिवारों में प्रवेश करके नश्वर दुनिया में अपना प्रभाव फैलाने के लिए छात्राओं का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि बड़े शहरों के अमीर परिवारों में इस संप्रदाय की छात्राएं आसानी से मिल जाती हैं। क्या संध्या भी इसी संप्रदाय से आती है? आर्यन को प्रिया की बचपन की दुश्मन संध्या याद आने लगी। संध्या के पास पुरुषों को मोहित करने की तकनीक थी। शायद वो इसी तरह के संप्रदाय से थी। आर्यन ने चेरी ब्लॉसम संप्रदाय के समूह की ओर देखा। जब आर्यन ने उनकी ओर देखा तो उन महिलाओं में से एक ने वापस आर्यन को घूरा। इस महिला की साधना सबसे अधिक थी। वो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 9वें चरण में थी। उस महिला ने अचानक अपना वो छोटा कपड़ा हटा दिया जिसका वो उपयोग कर रही थी। जब पर्दा हटा तो आर्यन उस महिला की सुंदरता देख सकता था। उसका चेहरा बेहद ग्लैमरस और आकर्षक था। उसकी बैंगनी आंखें आर्यन की आत्मा को खींच सकती थीं। चुपके से उस महिला ने आर्यन की आत्मा को भ्रमित करने के लिए एक आकर्षण तकनीक या चाम तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की।
आर्यन उस महिला की ओर देखकर व्यंग से मुस्कुराया। इस तरह का आकर्षण उस पर काम नहीं करने वाला था। आर्यन का अंदाजा सही निकला। संध्या की आकर्षण तकनीक इस महिला द्वारा उपयोग की गई तकनीक के बहुत समान थी, लेकिन ये महिला संध्या से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मास्टर, देखिए, वो महिला कमजोर आकर्षण जादू से आपको उकसाने की हिम्मत कर रही है। आप अपनी किंग्स हार्ट चार्म तकनीक से जवाब क्यों नहीं देते? उसके बाद उस महिला को बिस्तर पर ले जाइए। मुझे यकीन है कि वो आपके पैरों के नीचे रेंगने लगेगी। अवनी ने आर्यन को उस महिला को जवाब देने के लिए उकसाया। अवनी जानती थी कि चेरी ब्लॉसम संप्रदाय किस तरह की तकनीकों का अभ्यास करता है। उनके द्वारा सीखी जाने वाली तकनीक का नाम है फीमेल हार्ट सूत्र, जो सभी मौजूदा तकनीकों में बहुत कॉमन है। ऐसी तकनीक के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के उच्चतम स्तर के हृदय तकनीक को चुनौती देने की? जिस महिला ने आकर्षण तकनीक का इस्तेमाल किया था, वो भी आर्यन को देखकर मुस्कुराई। आकर्षक पुरुष, वो सुंदर महिला बुदबुदाई। संप्रदाय प्रमुख, क्या आपने कुछ कहा? बगल की महिला ने उस सुंदर महिला को पुकारा, जो चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की नेता थी। ऐसा लग रहा था कि आर्यन पर आकर्षण तकनीक का प्रयोग करने वाली महिला स्वयं संप्रदाय की प्रमुख कंचन थी। लगता है कोई बहुत ही आकर्षक व्यक्ति यहाँ है। वो सुंदर महिला आर्यन को ताकती रही। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी आकर्षण तकनीक को इतनी आसानी से तोड़ दिया था, वो भी तब जब सामने वाला केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के शिखर चरण पर था। अवनी, बस रहने दो, वो महिला बस मेरे साथ खेलना चाहती थी। आर्यन जानता था कि उसका कोई और उद्देश्य नहीं था। मास्टर, क्या आप इन महिलाओं से बिस्तर पर लड़ने से डरते हैं? जहां तक मुझे याद है, अब तक आपने केवल उन्हीं कुंवारी महिलाओं के साथ दोहरी साधना की है जो निर्दोष थीं और स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थीं। हैं? आर्यन को मना करते देख अवनी ने उसे और चढ़ाया। आर्यन डैश डैश डैश। आर्यन ने अवनी के तानों का कोई जवाब नहीं दिया। ये सच था कि अब तक आर्यन केवल उन्हीं कुंवारी महिलाओं के साथ दोहरी साधना में था जो मासूम थीं और स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थीं। अवनी के नजरिए से ऐसा लग रहा था कि आर्यन केवल कुंवारी महिलाओं में रुचि रखता है। इस दुनिया में जो महिलाएं कुंवारी नहीं हैं, वे बुरी नहीं होती। जब तक आप उन्हें प्यार और संतुष्टि देते हैं, वे आपकी होकर रहेंगी। अवनी आर्यन की ये मासूम सोच बदलना चाहती थी। आप भी दोहरी साधना करने वाले साधक हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। कुंवारी होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक आप उस महिला का दिल जीत लेते हैं, वे आपको कभी नहीं छोड़ पाएंगी। अवनी ने आर्यन को सलाह दी कि वो हर महिला के साथ समान व्यवहार करे। आर्यन अवनी को जवाब नहीं देना चाहता था। उसकी पत्नियां भी महिलाएं हैं और अगर उसने कुछ गलत कहा तो अवनी निश्चित रूप से ये बात प्रिया और अन्य लोगों को बता देगी। सुरक्षा के लिए चुप रहना ही बेहतर था। हाफ। आर्यन को चुप देखकर अवनी ने लंबी सांस ली। उसे लगा कि आर्यन की सोच बदलना बहुत मुश्किल होगा। कड़क। जब आर्यन अवनी की बातों के बारे में सोच रहा था, तभी दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुला तो सभी की निगाहें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। सफेद फीनिक्स कपड़ों में 5 महिलाएं सराय में दाखिल हुईं। इन महिलाओं ने बांस की टोपी पहनी थी जिसमें पर्दा लगा था और उनके चेहरों पर अभी भी एक सफेद नकाब था। वे 5 महिलाएं चेरी ब्लॉसम और फायर वैली संप्रदाय के समूह की ओर बढ़ीं। कंचन, संप्रदाय प्रमुख, फुलवंती, संप्रदाय प्रमुख, लंबे समय बाद मिलना हुआ। उन 5 महिलाओं में से एक आगे आई और उसने दोनों संप्रदायों के नेताओं को प्रणाम किया। उस महिला की आवाज काफी ठंडी थी। आर्यन इस आवाज से बहुत परिचित था। क्या ये वही मालती नहीं थी जो एक छोटी सी बात के लिए उसे मारना चाहती थी? आर्यन को आज भी याद है कि कैसे मालती ने उसका नकाब हटाने के कारण उसे मारने की कोशिश की थी। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि उसकी मुलाकात मालती से ऐसी जगह होगी। मालती संप्रदाय प्रमुख, लंबे समय बाद मिलना हुआ। दोनों नेताओं ने एक साथ मालती का अभिवादन स्वीकार किया। चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की नेता कंचन और फायर वैली संप्रदाय की नेता फाल्गुनी, दोनों की साधना स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 9वें चरण में थी। देखो, फ्रोजन आइस संप्रदाय आ गया। उनका रूप ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई बर्फ की परी गिरी हो। एक बार फिर वो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति फ्रोजन आइस संप्रदाय को देखकर उत्साहित हो गया। आर्यन ने नहीं सोचा था कि मालती फ्रोजन आइस संप्रदाय की नेता होगी। ये सही भी था क्योंकि उसकी साधना बहुत ऊंची थी। अभिवादन के बाद फ्रोजन आइस संप्रदाय की 5 महिलाएं अपनी सीटों की तलाश करने लगीं। वे अब केवल अंतिम संप्रदाय 7th सॉर्ड संप्रदाय के आने का इंतजार कर रही थीं, जो इस बैठक में देरी से पहुंचने वाला था। अध्याय 191। 4 बड़े संप्रदायों की बैठक। मालती ने चारों ओर देखा। उसने उस ओर देखा जहां आर्यन बैठा था। जब उसने आर्यन को बांस की टोपी पहने देखा तो उसे इस व्यक्ति में कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। मालती ने ऊपर से आर्यन को देखना शुरू किया। आर्यन ने उसकी नज़र महसूस की और उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए तुरंत नीचे देख लिया। अगर मालती ने उसे पहचान लिया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये परी जैसी दिखने वाली महिला निश्चित रूप से अपनी तलवार निकाल लेगी और आर्यन को मारने की कोशिश करेगी।
इस सुराग के ना मिलने पर कि वो व्यक्ति कौन था, मालती ने अपना ध्यान आर्यन से हटा लिया और चेरी ब्लॉसम और फायर वैली संप्रदायों की ओर देखने लगी। इस स्थिति में मालती को लगा कि उनके समूह की शक्ति वर्तमान में सबसे कम थी। यहाँ तक कि फायर वैली संप्रदाय, जो शक्ति के मामले में अंतिम स्थान पर था, अपने साथ 7 लोग लाया था जो सभी स्काई प्रोफाउंड रेल्म के शिखर चरण में थे। इस बार फायर वैली संप्रदाय ने प्राचीन विरासत स्थल को जीतने के लिए अपने पास मौजूद सभी विशेषज्ञों को तैनात कर दिया था। सभी संप्रदाय प्राचीन विरासत में अच्छी चीजें मिलने की उम्मीद कर रहे थे। वे उन मूल्यवान वस्तुओं के माध्यम से अपने अपने संप्रदायों को मजबूत करना चाहते थे। हमेशा की तरह फ्रोजन आइस संप्रदाय सभी के लिए ठंडा रहता है। वे वास्तव में किसी को भी अपने पास आने नहीं देते। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने देखा कि फ्रोजन आइस संप्रदाय की 5 महिलाएं एक ऐसा आभा मंडल छोड़ रही थीं जो किसी को भी पास आने से रोक सकता था। 4 बड़े संप्रदायों में फ्रोजन आइस संप्रदाय सबसे बंद संप्रदाय था। वे बहुत कम बाहरी लोगों को अपने संप्रदाय में प्रवेश करने देते थे। इसीलिए इस संप्रदाय की जानकारी मिलना बहुत कठिन था। फ्रोजन आइस संप्रदाय की उपस्थिति के साथ इस जगह का माहौल और भी भर गया था। ये सभी लोग 7 स्वॉर्ड संप्रदाय के आने का इंतजार कर रहे थे। शक्ति की सूची में शीर्ष पर होने के नाते 7 स्वॉर्ड संप्रदाय को सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले पहुंचने वाला संप्रदाय फायर वैली था। जैसे जैसे देर हो रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था, इंतजार करने वाले लोगों का धैर्य जवाब देने लगा था। ऐसा लगता है कि 7 स्वॉर्ड संप्रदाय नहीं आ रहा है। क्या हमें अभी बैठक शुरू कर देनी चाहिए? फुलवंती ने सुझाव दिया कि प्राचीन विरासत के भीतर की सुरक्षा बाधा को नष्ट करने के तरीके पर चर्चा तुरंत शुरू की जाए। फुलवंती सबसे अधीर व्यक्ति था, क्योंकि उसे पूरे दिन इंतजार करने के लिए कहा गया था। ये बैठक 3 हफ्ते पहले तय हुई थी, लेकिन 7 स्वॉर्ड संप्रदाय ने बहुत देर से आने की हिम्मत की, जिससे वो थोड़ा चिढ़ गया था। शुरू से ही फायर वैली और 7 स्वॉर्ड संप्रदाय के बीच थोड़ा मनमुटाव था, इसीलिए उसे ये देरी पसंद नहीं आई। फुलवंती प्रमुख, आप वास्तव में एक अधीर व्यक्ति हैं। यदि 7 स्वॉर्ड संप्रदाय नहीं आता है तो हमारे पास प्राचीन विरासत के अंदर की बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होगी। कंचन हंसी। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर और आकर्षक थी, यहाँ तक कि जो पुरुष साधक उसकी आवाज़ सुन रहे थे उनके शरीर शिथिल होने लगे थे। इस महिला की हर गतिविधि वास्तव में बहुत लुभावनी थी। कंचन वास्तव में जानती थी कि यहाँ मौजूद सभी पुरुषों को अपना खिलौना कैसे बनाना है। आर्यन ने भी देखा कि उसकी हर बात और इशारा बहुत ही कामुक था। मैं अध्यक्ष कंचन से सहमत हूँ। उनके बिना हम निश्चित रूप से उस बाधा को नष्ट नहीं कर पाएंगे। मालती ने उसकी बात का समर्थन किया। जब ये तीनों बड़े संप्रदाय बहस कर रहे थे, तभी प्रवेश द्वार खुला। 7 लोग सराय में दाखिल हुए। इस समूह में 6 पुरुष और 1 महिला थी। उनके पास 6-7 तलवारें थीं जो बहुत ही शानदार और कीमती बिकती थीं। इन 7 लोगों ने बांस की टोपी नहीं पहनी थी। वे अपना असली चेहरा दिखाने में बहुत आश्वस्त थे। इस समूह की महिला काफी सुंदर थी। हालांकि वो मालती जितनी सुंदर या कंचन जितनी आकर्षक नहीं थी, फिर भी उसे एक सुंदर स्त्री कहा जा सकता था, जिसका व्यक्तित्व प्राचीन काल की महिलाओं जैसा था। आर्यन ने देखा कि इस समूह की साधना बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 10वें स्तर पर था। अन्य तीनों बड़े संप्रदायों की तुलना में ये अंतर बहुत अधिक था। ये 7 लोग बहुत अहंकार से चल रहे थे, जैसे वे सबको चींटी समझते हों। यहाँ तक कि उन्होंने अन्य तीनों संप्रदायों का अभिवादन भी नहीं किया। ज्ञान संप्रदाय प्रमुख, आपको आने में बहुत देर हो गई है। फुलवंती ने उन्हें तुरंत टोका। वे अपना गुस्सा निकालने के लिए बेताब थे। तो क्या हुआ अगर हमें देर हो गई? ये हम पर निर्भर करता है कि हम कब आते हैं। फुलवंती को जवाब देने वाला संप्रदाय प्रमुख नहीं, बल्कि प्रथम एल्डर जीशान था। जीशान, मेरे सामने अहंकार मत दिखाओ। मैं तुमसे नहीं बल्कि संप्रदाय प्रमुख ज्ञान यान से पूछ रहा हूं। फुलवंती इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने अपनी गहरी ऊर्जा छोड़ते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जीशान भी शांत नहीं रहा और उसने भी अपना आभामंडल छोड़ दिया। 9वें स्तर की साधना वाले इन दोनों साधकों की टक्कर से वो लकड़ी की इमारत कांपने लगी। रुको! इस बार 7 स्वॉर्ड संप्रदाय के लेटा अब्बास ने लड़ाई रोक दी। उन्हें यह पसंद नहीं था कि ये दोनों लड़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वे सभी यहाँ प्राचीन विरासत की बाधा को मिलकर तोड़ने के लिए आए थे। फिलहाल चारों बड़े संप्रदायों को अपने मतभेदों को खत्म करना होगा और एक साथ काम करना होगा। तुम बच गए, अगली बार मैं तुम्हें अपनी औकात दिखा दूंगा। जीशान ने फुलवंती को अनुचित शब्द कहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की? फुलवंती का गुस्सा फिर से भड़क उठा। मैंने कहा रुको। इस बार 7 स्वॉर्ड संप्रदाय के लेटा अब्बास ने उन दोनों को दबाने के लिए अपना पावरफुल आभामंडल निकाला। मालती और कंचन अब्बास द्वारा छोड़ी गई शक्ति को महसूस कर सकती थीं। पता चला कि उसकी शक्ति स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी। दोनों महिलाओं ने खुद को उससे पीछे महसूस किया। 10वें स्तर के शक्तिशाली दबाव के कारण फुलवंती और जीशान दोनों ने लड़ना बंद कर दिया। वे उसकी शक्ति से बहुत भयभीत थे। चलो साथ बैठते हैं और अपने अगले कदमों पर चर्चा करते हैं। अब्बास ने सभी को बैठने के लिए निमंत्रित किया। चारों बड़े संप्रदाय एक घेरे में बैठ गए और उनके आसपास कई साधक मौजूद थे जो उन सब की बातें सुन रहे थे।
वे अब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि प्राचीन विरासत स्थल की बाधाओं को कैसे नष्ट किया जाए। अध्याय 192। बगल के कमरे से आए मेहमान। उन्होंने एक साथ प्राचीन विरासत स्थल की बाधा यानी बैरियर की शक्ति का विश्लेषण किया। उन सभी ने उन कमजोर बिंदुओं पर चर्चा की जहां हमला किया जा सकता था, ताकि बाधा को आसानी से नष्ट किया जा सके। ये बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली। सभी संप्रदाय आपसी समझौते पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने अपने गठन के स्थान भी विभाजित कर लिए थे, ताकि बाधा पर हमला करते समय कोई भ्रम ना हो। ठीक है, अब हमें अपनी शक्ति वापस पाने के लिए आराम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कल तक आप सभी 100% ठीक हो जाएंगे। इससे प्राचीन विरासत स्थल की बाधा को नष्ट करना आसान हो जाएगा। ये कहने के बाद अब्बास के नेतृत्व वाला 7 स्वॉर्ड संप्रदाय सबसे पहले ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाला संप्रदाय था। 7 स्वॉर्ड संप्रदाय ने बहुत पहले ही इस सराय में कमरे बुक कर लिए थे। चेरी ब्लॉसम संप्रदाय, फायर वैली संप्रदाय और फ्रोजन आइस संप्रदाय ने भी ठहरने के लिए कमरे बुक किए थे। चूंकि ये इमारत बहुत विशाल थी, इसलिए सभी को अपने अपने कमरे मिल गए। प्रत्येक संप्रदाय ने बुराई करने की इच्छा रखने वाले लोगों को रोकने के लिए अपने कमरे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया था। इससे कमरे के बाहर के लोगों को ये पता नहीं चल पाता था कि अंदर क्या हो रहा है। अब तुम क्या करने जा रहे हो? आर्यन ने अपने सामने बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से पूछा। और क्या, बेशक चारों बड़े संप्रदायों द्वारा बाधा खोले जाने का इंतजार करूंगा। हम जैसे कमजोर साधक केवल इन 4 बड़े संप्रदायों के पीछे ही रह सकते हैं। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमें उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष या खजाने मिल जाएं। वो व्यक्ति केवल बड़े संप्रदायों के पहले कदम उठाने का इंतजार कर सकता था। स्थिति सुरक्षित होने के बाद ही वे अंदर जाने की हिम्मत करेंगे। इस गेस्ट हाउस के सभी साधकों के विचार उस व्यक्ति जैसे ही थे। वे अपने लालच के कारण मूर्खों की तरह मरना नहीं चाहते थे। ठीक है, मैं एक कमरा किराए पर लेकर सो जाता हूं, कल मिलते हैं। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी कुर्सी से उठा, शराब का एक कद्दू नीचे ले गया और ऊपर की ओर चला गया। चूंकि अभी मुख्य कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, इसलिए आर्यन ने भी यहां एक कमरा किराए पर ले लिया। एक रात का किराया बहुत महंगा नहीं था। आर्यन जल्दी से ऊपर गया और अपना कमरा नंबर ढूंढने लगा। आर्यन ने जो कमरा लिया था उसका नंबर 9 था। कमरा नंबर 8 और 10 चेरी ब्लॉसम और फ्रोजन आइस संप्रदायों के पास थे। इन दोनों संप्रदायों ने कमरे के चारों ओर बाधाएं बनाई थीं, ताकि बाहरी लोग अंदर न झांक सकें। आर्यन कमरा नंबर 9 में दाखिल हुआ। इस कमरे में केवल एक डबल बेड था, कुछ मेज़ें और दराजें थीं। यहाँ कोई बिजली की रोशनी नहीं थी, केवल एक तेल का दिया था जिसे रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। आर्यन ने कमरे की खिड़की खोली। उसने देखा कि आसमान काला होता जा रहा है और यहाँ से तारे बहुत सुंदर लग रहे थे। आर्यन जानना चाहता था कि प्रिया और अन्य महिलाएं क्या कर रही हैं। चूंकि यहाँ बहुत बोरियत थी, इसलिए वो फेरी गेट के अंदर चला गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसे प्रिया, माधुरी, मीनल और संध्या कहीं दिखाई नहीं दी। अवनी, आर्यन ने पुकारा। क्या बात है? अवनी उसके सामने प्रकट हुई। क्या तुम जानती हो कि प्रिया और अन्य महिलाएं कहाँ हैं? आर्यन ने तुरंत पूछा। वे सभी एकांत साधना में हैं और उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता, अवनी ने बताया। चूंकि सभी महिलाएं साधना कर रही थीं, आर्यन उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो थोड़ा निराश होकर बाहर आ गया। मास्टर, अगर आप दोहरी साधना करना चाहते हैं तो बस इस कमरे के बाईं या दाईं ओर चुन लीजिए। वे सभी सुंदर महिलाएं हैं। अवनी ने आर्यन को छेड़ा। आर्यन के कमरे के दाईं और बाईं ओर 10 सुंदरियां थीं। अगर आर्यन उनके साथ संबंध बनाना चाहता तो वे उसका मुकाबला नहीं कर पाती। बेकार की बातें बंद करो, बेहतर है मैं सो जाता हूं। आर्यन ने अपनी बांस की टोपी उतारी और मेज पर रख दी। फिर वो गद्दे पर लेट गया। वो गद्दा पत्थर जैसा सख्त था। इस कमरे की सस्ती कीमत के हिसाब से यहाँ की चीजें इस्तेमाल करने लायक नहीं थीं। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जल्दी बाहर आओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आर्यन ने तुरंत उस व्यक्ति के स्थान का पर्दाफाश कर दिया जो उस पर नजर रख रहा था। तुम वाकई एक बहुत ही आकर्षक युवक हो। एक महिला खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुई। ये महिला चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की नेता कंचन थी। इस बार कंचन ने पर्दे वाली टोपी नहीं पहनी थी। आर्यन उसका सुंदर चेहरा देख सकता था। उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे और अब एक बहुत ही आकर्षक चियोंग सैंग पोशाक पहनी हुई थी। इस महिला की सुंदरता परी मालती के बराबर कही जा सकती थी। अंतर बस इतना था कि कंचन का शरीर और आकर्षण बहुत ही उत्तेजक था। सबसे बढ़कर उसके स्तनों का आकार पौराणिक जी कप था। पहले आर्यन को इसका पता नहीं चला था क्योंकि उसने बहुत ढीले कपड़े पहने थे। आर्यन हैरान था कि कंचन रात के इस समय उस पर नजर क्यों रख रही थी।
रात के इस समय चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की नेता मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के पास क्या लेने आई हैं? आर्यन ने पूछा। न जाने क्यों मुझे तुम में थोड़ी दिलचस्पी हो गई है, कंचन ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज़ आर्यन के लिए बहुत ही लुभावनी थी। भला मुझ में ऐसा क्या है जो आपको आकर्षित कर रहा है? क्या ये मेरा अच्छा दिखना है? आर्यन को लगा कि ये सुंदर महिला थोड़ी भ्रमित है। वो तो जितना हो सके उतना सामान्य व्यवहार कर रहा था, फिर भी उसने कंचन जैसी महिलाओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। मेरे आप में दिलचस्पी लेने का कारण ये है कि तुम पहले व्यक्ति हो जिस पर मेरी आकर्षण टेक्निक का कोई असर नहीं हुआ। ये बात मुझे तुम्हारे बारे में और भी उत्सुक बनाती है। आखिर तुम मेरी टेक्निक को विफल करने के लिए किस विधि का उपयोग कर रहे हो? कंचन जानना चाहती थी कि आर्यन ने खुद को कैसे बचाया। शायद इसलिए क्योंकि मेरा मन और आत्मा तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है, इसीलिए तुम्हारी टेक्निक मुझ पर काम नहीं की। आर्यन ने बहुत आसानी से जवाब दिया। आकर्षण टेक्निक उन विरोधियों पर काम करती है जिनका मन और आत्मा कमजोर होता है। इस दुनिया में कुछ बहुत शक्तिशाली आकर्षण टेक्निक्स भी हैं, जिनमें से एक किंग्स हार्ट की टेक्निक है जिसे आर्यन जानता था। सौभाग्य से ये टेक्निक केवल आर्यन ही उपयोग कर सकता है, क्योंकि इसके लिए एंशिएंट यांग शरीर की आवश्यकता है। अगर मैं एक सामान्य महिला होती तो शायद तुम्हारी बात यकीन कर लेती, लेकिन मैंने अभी तुम्हें अपनी मौजूदगी को बहुत आसानी से पकड़ते हुए देखा है। तुमने निश्चित रूप से किसी विशेष कलाकृति का उपयोग करके अपनी साधना छिपाई है। कंचन को संदेह होने लगा। अध्याय 193। कृपया मुझे मालिश दें। हे। ऐसा लगता है कि चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की नेता एक बहुत ही चतुर महिला हैं। आर्यन ने अब एक कमजोर साधक की तरह व्यवहार करना बंद कर दिया। ये महिला अपने आसपास की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समझदार थी। तुम मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कंचन अभी तक आर्यन का असली नाम नहीं जानती थी। मेरा नाम आर्यन है, उसने कंचन को अपना असली नाम बताया। आर्यन, काफी अच्छा नाम है। कंचन ने उसके नाम की प्रशंसा की। तो आर्यन, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या तुम अभी किसी संप्रदाय या सरकारी संगठन से जुड़े हो? कंचन ने पूछा। कोई नहीं, मैं एक स्वतंत्र साधक हूं। मैं किसी संप्रदाय या संगठन से बंधा हुआ नहीं हूं। आर्यन ने कभी किसी संप्रदाय में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की थी। ये तो अच्छा है। तो क्या तुम मेरे संप्रदाय में शामिल होने में रुचि रखते हो? कंचन ने आर्यन को चेरी ब्लॉसम संप्रदाय में शामिल होने का निमंत्रण दिया। आर्यन ने नहीं सोचा था कि कंचन उसे अपने संप्रदाय में बुलाएगी। आखिर इस महिला के उसे आमंत्रित करने का क्या कारण था? आर्यन को दुविधा में देखकर कंचन ने तुरंत कहा, आर्यन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा संप्रदाय ऐसा है जिसमें अन्य संप्रदायों की तरह बहुत सारे नियम नहीं हैं। हम अपने छात्रों या सदस्यों को उन चीज़ों को करने के लिए मजबूर नहीं करते जो वे नहीं करना चाहते। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रस्ताव के बारे में सोचूंगा। आर्यन ने बहुत ही शालीनता से मना कर दिया। हफ, कंचन ने लंबी सांस ली। आर्यन, क्या तुम्हें यकीन है? यदि तुम हमारे संप्रदाय में शामिल होते हो तो तुम निश्चित रूप से महिला छात्राओं के बीच लोकप्रिय हो जाओगे। आखिर तुम अभी भी सबसे सुंदर व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी देखा है। कंचन ने ऐसी चीज की पेशकश की जो किसी भी पुरुष के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसे बहुत से पुरुष साधक हैं जो चेरी ब्लॉसम संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं ताकि वे वहां की सुंदरता का आनंद ले सकें, लेकिन दुर्भाग्य से पुरुषों के लिए प्रवेश के नियम बहुत सख्त हैं। यहां तक कि वहां पुरुषों की जनसंख्या केवल 10% है, बाकी सब महिलाएं हैं। अगर किसी दिन मेरा मन बदला तो शायद मैं वहां आऊंगा। आर्यन ने फिर से इनकार कर दिया। बहुत बुरा हुआ। आर्यन द्वारा ठुकराए जाने पर कंचन थोड़ी दुखी हुई। उसके मन में आर्यन के लिए कुछ शरारती विचार आए। वो अचानक उस गद्दे पर पेट के बल लेट गई जिस पर आर्यन अभी सोने वाला था। आर्यन, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरी मालिश कर सकते हो? बहुत लंबी यात्रा के बाद मैं बहुत थक गई हूं। कंचन ने बहुत ही निर्भीकता से अपनी सफेद जांघों का प्रदर्शन किया। उसके वर्तमान रूप को देखकर निश्चित रूप से कोई भी पुरुष अपने होश खो सकता था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आर्यन ने खुद को संभालने की कोशिश की। ये महिला वास्तव में एक स्वाभाविक जादूगरनी थी। चलो भी, थोड़ी देर मेरी मदद करो। आर्यन को मूर्ति की तरह खड़ा देखकर कंचन ने बहुत ही कोमल और आकर्षक आवाज में उससे पूछा। कंचन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आर्यन उसे नज़रअंदाज कर रहा था। भले ही उसकी उम्र 70 साल से अधिक थी, लेकिन उसका रूप और आकर्षण अभी भी 20 साल की लड़की जैसा था। वो अपने संप्रदाय की 3 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी।
उसे बार बार उकसाते देख आर्यन के दिमाग में भी शरारती विचार आए। वो बिस्तर पर लेटी कंचन की ओर देखकर दुष्टता से मुस्कुराया। हे, मैं इस महिला को मुझे लुभाने के लिए पछतावा करवाऊंगा, आर्यन ने मन में कहा। वो बिस्तर के पास पहुंचा और अपनी उंगलियों को ढीला करना शुरू किया। चेरी ब्लॉसम संप्रदाय की नेता, तैयार रहिए। तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे कंचन कह सकते हो। कंचन, मैं शुरू कर रहा हूं। आर्यन की उंगलियों ने कंचन की पीठ की मालिश करना शुरू किया। आह! जैसे ही आर्यन की उंगलियों ने उसके शरीर को छुआ, कंचन धीरे से कराह उठी। आर्यन के स्पर्श ने उसके शरीर में बिजली जैसा कंपन पैदा कर दिया। ये बहुत ही सुखद महसूस हो रहा था। इस व्यक्ति का कौशल इतना महान कैसे हो सकता है? सिर्फ एक स्पर्श से मेरा शरीर आसमान में उड़ता हुआ महसूस हो रहा है। कंचन का शरीर इल्ली की तरह छटपटाने लगा। वो आर्यन के स्पर्श मात्र से ही चरम सीमा के करीब पहुंच गई। आह! आर्यन रुको, मुझे थोड़ा आराम करने दो, कंचन ने उसे रुकने के लिए कहा। उसे लगा कि वो शिखर पर पहुंचने वाली है। दोहरी साधना तकनीक का अभ्यास करने वाली साधिका होने के नाते वो इतनी आसानी से कैसे हार सकती थी? कंचन, जो आर्यन को लुभाने का इरादा रखती थी, उसकी मसाज तकनीक से हार गई। मसाज तो अभी शुरू हुई है, आपको इसका आनंद लेना चाहिए, आर्यन ने दुष्टता से मुस्कुराया। उसने अपने कौशल में कोई कमी नहीं छोड़ी। रुको, रुको, आह! प्लीज रुक जाओ। कंचन पागल हो रही थी। आर्यन के मसाज के कौशल को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आर्यन मुस्कुराते हुए कंचन को देख रहा था, जो पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़प रही थी। ये तो बस शुरुआत थी। आर्यन ने उसके पूरे शरीर की मसाज जारी रखी। कंचन की त्वचा बहुत ही कोमल और लचीली थी। आर्यन, प्लीज रुक जाओ। कंचन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अब उसे रोकने की ताकत नहीं बची थी। उसका शरीर बिल्कुल नरम पड़ गया था। वो डर गई थी। आर्यन का कौशल बहुत ही असाधारण था। वो जो शुरू में उसे छेड़ने आई थी, अब एक ऐसी भेड़ बन गई थी जो कटने के लिए तैयार थी। आह! 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 मेरी मदद करो। कंचन अगले कमरे में मौजूद अपने संप्रदाय के सदस्यों से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस, आर्यन ने इस कमरे में पहले ही एक सुरक्षा घेरा लगा दिया था, इसलिए बाहर के लोग अंदर कंचन की आहें नहीं सुन सकते थे। शुरू से अंत तक आर्यन ने खुद पर काबू रखने की कोशिश की। कंचन की कामुक आवाज़ों ने उसके दिल को डगमगा दिया था, लेकिन वो अपनी कामुकता को रोकने में सफल रहा। 15 मिनट के मसाज सेशन के बाद कंचन पूरी तरह थक कर लेट गई। ये पहली बार था जब उसने इतनी थकान महसूस की थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं और वो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा हिला नहीं पा रही थी। ये ऐसा अनुभव था जैसा उसने अपने जीवन में कभी नहीं महसूस किया था। उस समय आर्यन का बिस्तर पूरी तरह गीला हो चुका था। मसाज सेशन शुरू होने के बाद ये महिला दर्जनों बार चरम सीमा का अनुभव कर चुकी थी। अध्याय 194 झील में स्नान करती महिला को ताकना। आर्यन को स्वयं कंचन से काफी मात्रा में यिन ऊर्जा, यिन ची प्राप्त हुई। कंचन ने आराम करने की कोशिश की, उसके पास अभी भी उस कमरे से बाहर निकलने की शक्ति नहीं थी। कंचन को उठने में असमर्थ देख आर्यन ने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, ताकि वो महिला आराम कर सके। अगर आर्यन वहां रुकता तो शायद वो कंचन के मोहक शरीर पर अपने दुष्ट पंजे टिका देता। आर्यन ने फिर से बांस की टोपी और लबादा पहना और जंगल की ओर उड़ गया। इस जगह के आसपास का दृश्य अभी भी बहुत प्राकृतिक था। आसमान के ऊपर से आर्यन ने एक बड़ी और सुंदर झील देखी। चांदनी की चमक के साथ झील ऐसी लग रही थी जैसे उससे रोशनी निकल रही हो। जब आर्यन करीब पहुंचा तो उसने कुछ बहुत ही दिलचस्प देखा। उस झील में 5 महिलाएं स्नान कर रही थीं। रात के समय ठंडे पानी में भला कौन सी महिला स्नान करेगी? जब आर्यन में और ध्यान से देखा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ये फ्रोजन आइस संप्रदाय की परी मालती थी। मालती पूरी तरह नग्न नहीं थी। उसने अपने शरीर को लपेटने के लिए एक सादे सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल किया था। जब ये कपड़ा पानी से भीग गया तो मालती की बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा बेहद आकर्षक लग रही थी। आर्यन एक पेड़ पर उतरा और दूर से उन 5 महिलाओं को नहाते हुए देखने लगा। आज का दिन निश्चित रूप से आर्यन का भाग्यशाली दिन था। पहले उसे जादूगरनी कंचन ने लुभाया और अब वो 5 सुंदर परियों के स्नान करने का असाधारण दृश्य देख रहा था। अगर आर्यन गलत नहीं था तो बाकी 4 महिलाएं भी फ्रोजन आइस संप्रदाय की ही थीं। नहाते समय भी उन्होंने अपने चेहरों को ढकने वाला सफ़ेद नकाब नहीं हटाया था। ये बहुत अजीब था। फ्रोजन आइस संप्रदाय के लोग अपने नकाब को इतना महत्व क्यों देते हैं कि नहाते समय भी उसे नहीं उतारते? आर्यन को अब भी याद है कि जब उसने मालती का नकाब हटाया था तो उसने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। मालती इतनी क्रोधित थी कि उसने तुरंत आर्यन को मारने की कोशिश की थी। आर्यन के नज़रिए से ये संप्रदाय शारीरिक शुद्धता को प्राथमिकता देता था और वे अपने शरीर पर 1 इंच भी दाग नहीं लगने देते थे। आर्यन इस दृश्य का आनंद ले रहा था। किसी सुंदर महिला को नहाते हुए छिपकर देखने का एहसास बुरा नहीं था।
अगर आर्यन पकड़ा जाता तो फ्रोजन आइस संप्रदाय की ये 5 सुंदर परियां निश्चित रूप से उसे ढूंढकर मार डालतीं। चटाक, टहनियों के टूटने की आवाज आई। वहां कौन है? फ्रोजन आइस संप्रदाय की 5 परियों ने, जो पानी का आनंद ले रही थीं, किसी के टहनी पर पैर रखने की आवाज सुनी। मालती के बगल वाली 4 सुंदरियों को 4 फ्रोजन फेरी यानी 4 जमी हुई परियों के नाम से जाना जाता था। वे चारों तुरंत आवाज की दिशा में बढ़ी। उन्हें पक्का करना था कि वो कौन है। अगर वो जासूस या परपीड़क हुआ तो वे उसे मार डालेंगी। आर्यन ने देखा कि वहां सिर्फ वही नहीं था जो परियों को ताक रहा था। उसके बाईं ओर काफी दूर एक और आदमी था जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। अब ये गया, इस आदमी का अंत अच्छा नहीं होगा। आर्यन को उस आदमी के लिए थोड़ा अफसोस हुआ जिसे उन चारों परियों ने देख लिया था। पकड़े जाने से पहले ही वो आदमी झील से जितना हो सके उतनी दूर भागने लगा। लेकिन अफसोस, उन चारों परियों ने उस अश्लील ताक झांक करने वाले के शरीर को लांक कर दिया था। वे उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगी जिसने उन्हें नहाते हुए देखने की हिम्मत की थी। आर्यन ने देखा कि वे चारों परियां उस आदमी का पीछा करते हुए झील से दूर चली गईं। अब झील में केवल मालती बची थी। मालती उनके पीछे नहीं गई, वो अभी कई विचारों में डूबी हुई थी। आर्यन से मिलने के बाद मालती को लगा कि वो पहले जैसी नहीं रह गई है। हर बार जब वो साधना करती, उसे आर्यन की याद आती जिसने उसे शर्मिंदा किया था। इससे उसकी साधना में बाधा आ रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के 10वें स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। उसे याद था कि कैसे वो आर्यन के सामने बहुत डरी हुई लग रही थी, जबकि उसने कभी बाहरी व्यक्ति, खासकर मर्द के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई थी। संप्रदाय की प्रमुख होने के नाते मालती को सभी छात्रों और बुजुर्गों के सामने मजबूत दिखना था। ये सब उस आदमी आर्यन की वजह से हुआ था। देख लेना आर्यन, अगर तुम मुझे फिर से मिले तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी, मालती ने काफी तेज आवाज में कहा। पेड़ पर बैठे आर्यन ने उसकी बात सुनी और मन ही मन थोड़ा गुस्सा हुआ। भला कौन सा पुरुष ऐसी बात सुनकर क्रोधित नहीं होगा? लगता है इस महिला को सजा देने की जरूरत है। पिछली बार आर्यन ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वो मालती को बताएगा कि एक पुरुष कितना महान होता है। आर्यन ने अपना लबादा और टोपी फेंक दी और पेड़ के ऊपर से गायब हो गया। परी मालती, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? पीछे से एक परिचित पुरुष की आवाज सुनकर वो तुरंत पीछे मुड़ी। आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मालती उसे देखकर हैरान रह गई। क्यों, क्या मैं यहां नहीं हो सकता? हे। आर्यन ने हंसा। कितना अच्छा हुआ कि तुम यहां मिल गए, अब मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मालती ने अपनी स्टोरेज रिंग से तलवार निकाल ली। बहुत धीमे। आर्यन अचानक मालती के पीछे पहुंच गया और उसका तलवार वाला हाथ पकड़ लिया। अभी क्या हुआ? मालती देख ही नहीं पाई कि क्या हुआ। कुछ मिलीसेकंड पहले आर्यन उसके सामने उड़ रहा था और अब वो उसके पीछे था। वो आर्यन की गति को नहीं देख सकी। वापस उस कमरे में जिसे आर्यन ने किराए पर लिया था, इस समय मालती को लगा कि वो थोड़ी ठीक हो गई है। वो आर्यन से बहुत नाराज थी जिसने उसकी ये हालत कर दी थी। आर्यन के अद्भुत मालिश कौशल का स्वाद चखने के बाद मालती को डर था कि अब वो दूसरों से संतुष्ट नहीं हो पाएगी। धिक्कार है, उस व्यक्ति के हाथों का जादू कमाल का है। मैं सोच रही हूं कि बिस्तर पर उसकी क्षमता कैसी होगी। क्या वो इस मालिश से भी बेहतर होगी? अगर उसके हाथों के जादू ने ही उसे कई बार चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, तो बिस्तर पर उसकी क्षमता क्या होगी? क्या वो आर्यन की क्षमता से बिस्तर पर तुरंत मारी नहीं जाएगी? अध्याय 195। परी मालती को सजा। कंचन बिस्तर से बाहर निकलने लगी। उसे खड़े होने में कठिनाई हो रही थी। उसके पैर अभी भी बहुत नरम महसूस हो रहे थे। काफी प्रयास के बाद अंततः कंचन अपने कमरे में वापस जाने में सक्षम हुई। दीदी, साधना कर रही 4 महिलाओं ने कंचन को आते देखा। वे उसे खिड़की से रेंगते हुए अंदर आते देखकर हैरान रह गईं। बाहरी लोगों की अनुपस्थिति में वे चारों कंचन को दीदी कहती थीं। इन चारों महिलाओं के चेहरे बहुत सुंदर थे। वे टेलीविजन की अभिनेत्रियों से भी अधिक सुंदर थीं। कंचन और इन चारों के बीच का रिश्ता लगभग बहनों जैसा था। उन 5 ने साथ में बहुत कुछ झेला था। चारों महिलाएं तुरंत कंचन के पास पहुंची और उसे ऊपर उठाने में मदद की। दीदी, आपको क्या हो रहा है? क्या किसी ने आप पर हमला किया है? उन चारों में से एक ने तुरंत पूछा। वे सभी कंचन की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित लग रही थीं। मैं ठीक हूं, मुझे जाने दो। कंचन ने अपनी 4 बहनों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। जब इन 4 महिलाओं ने उसे छुआ तो कंचन का शरीर फिर से उत्तेजित होने लगा। ऐसा लग रहा था कि आर्यन द्वारा की गई मालिश के कारण उसका शरीर अभी भी बहुत संवेदनशील था। चारों महिलाओं ने कंचन की मदद करने की हिम्मत नहीं की। कंचन बैठने लगी और उसने लकड़ी की दीवार पर अपना शरीर टिका दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि आर्यन को छेड़ने का नतीजा ऐसा होगा। अगर वो अपनी बहनों को सच बताती तो वे निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ातीं। दीदी, वास्तव में क्या हो रहा है? उनमें से एक ने फिर से पूछा। कुछ नहीं हुआ, मैं बस पहले की गई यात्रा के कारण थकान महसूस कर रही हूं। कंचन ने उन 4 महिलाओं को धोखा देने के लिए बहाना खोजने की कोशिश की। वे चारों मूर्ख नहीं थीं।
जब कंचन बाहर गई थी तब वो ठीक थीं और 30 मिनट बाद वो इस हालत में लौटी। निश्चित रूप से कुछ था जिसे कंचन छिपा रही थीं, लेकिन उन्होंने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि कंचन संप्रदाय की नेता थीं। ये देखते हुए कि कंचन की स्थिति में सुधार हुआ है, चारों सुंदर महिलाओं ने अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। मैं आर्यन को संप्रदाय में भर्ती करने की फिर से कोशिश करूंगी। ऐसी तकनीक का हमारे संप्रदाय में शामिल ना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आर्यन की तकनीक देखने के बाद कंचन उसे भर्ती करने के लिए दृढ़ थी। उसने शरीर की थकान दूर करने के लिए एक दवा ली। झील के अंदर आर्यन ने वर्तमान में मालती के ठंडे और कोमल शरीर को पकड़ रखा था। शायद आइस तकनीक की साधना के कारण मालती का शरीर बर्फ की तरह बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। मालती की तलवार आर्यन ने कहीं दूर फेंक दी थी। पर पीड़क आदमी, जल्दी मुझे छोड़ दो। मालती ने विद्रोह करने की कोशिश की। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि वो किसी की हड्डियों में चुभ सकती थी। तुम बिना किसी कारण के मुझे परपीड़क कह रही हो, इसलिए मैं वास्तव में तुम्हारे लिए एक परपीड़क बन जाऊंगा। आर्यन ने अपना हाथ मालती के उभरे हुए अंगों पर रखा और उनकी कोमलता को महसूस करने लगा। मालती का आकार ई कप जैसा था, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। मालती का शरीर कांप उठा। ये पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ की थी। वो बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उसने आर्यन की पकड़ से छूटने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन अफसोस, वो आर्यन के दुष्ट चंगुल से नहीं बच सकी। जो तुम चाहो करो, परिणाम वही रहेगा। आर्यन ने मालती के कान में फुसफुसाया और अंगों को भींचना शुरू कर दिया। मालती ने आर्यन का हाथ रोकने की कोशिश की। वो अब भी आर्यन की बाहों में छटपटा रही थी। उसकी जिद को देखते हुए आर्यन ने उसके शरीर पर किंग्स हार्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। अंत में मालती की कामुक कराह बाहर निकल ही गई। उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे बिजली का प्रवाह दौड़ गया और उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। जब आर्यन ने रगड़ना शुरू किया तो मालती को अपने शरीर में खुजली और बेचैनी महसूस होने लगी। अब वो आर्यन की बाहों में एक इल्ली की तरह तड़प रही थी। मुझे मत भींचो, तुम परपीड़क, जल्दी मुझे छोड़ दो। मालती को लगा कि उसे जल्द से जल्द आर्यन से दूर हो जाना होगा। 60 दशकों तक पवित्र स्त्री रहने वाली मालती ने पहली बार स्त्री पुरुष के बीच के सुख का स्वाद चखा था। उसका मन अभी भी आर्यन से लड़ रहा था, लेकिन उसके शरीर ने उसके मन को धोखा दे दिया था। आर्यन के हाथों के कौशल के नीचे कुंवारी मालती कराहती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी कामुक आवाज निकाल रही है। इसे रोको, इसे रोको। क्या हुआ? क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को नपुंसक बनाना चाहती हूँ? अब वो बदला मांग रहा है। आर्यन का निचला हिस्सा बहुत सख्त हो गया था। ये कंचन से मिली उत्तेजना के कारण था। आर्यन ने अपने निचले हिस्से को मालती के कूल्हों पर रगड़ा। मालती को अपने कूल्हों पर कुछ बहुत सख्त चुभता हुआ महसूस हुआ, जो स्टील की तरह गर्म और कठोर था। बिना पीछे मुड़े ही वो जान गई कि ये क्या है। उसका शरीर डर से कांप उठा। क्या मैं ऐसी जगह अपनी पवित्रता खो दूंगी? मालती को पूरी तरह हार मान चुके देखकर आर्यन ने अपना एक हाथ उसकी कमीज के अंदर डाला और सीधे उसकी कोमलता को स्पर्श किया। आर्यन ने रगड़ना शुरू किया और अपने दूसरे हाथ से मालती के भरे हुए नितंबों पर थप्पड़ मारा। फट 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 आर्यन ने मालती को थप्पड़ मारे। थप्पड़ की गूंज झील के चारों ओर सुनाई दी। मालती अब इस तरह का उत्पीड़न सहन नहीं कर सकती थी। उसे महसूस हुआ कि उसके गुप्त स्थान से कुछ बाहर आने वाला है। आर्यन, प्लीज रुक जाओ, अंदर से कुछ निकलने वाला है। पहली बार उस ठंडी महिला ने बहुत ही कोमल आवाज में आर्यन से भीख मांगी। आर्यन ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। उसने अंगों को जोर से भींचा और नितंबों पर प्रहार किया। कुंवारी मालती ने पहली बार चरम सीमा महसूस की। उसे अपने जीवन में बेजोड़ आनंद मिला। मालती में अब कोई ताकत नहीं बची थी। वो आर्यन की बाहों में बेहोश हो गई। आर्यन ने नहीं सोचा था कि वो बेहोश हो जाएगी। हालांकि उसने तो बस थोड़ी देर उसके शरीर के साथ खेला था। उसे बेहोश देखकर आर्यन उसे झील के किनारे लाया और जमीन पर लिटा दिया। हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो अगर कुछ चेंज करना है तो।